Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एसएससी एसटी 28B के इंग्लिश के सेक्शन पे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या एड ऑन करने वाला है। सबसे पहले हम डिफरेंट क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। इस एसटी के क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं 76 से 100 तक। तो ये हम टॉप 25 क्वेश्चंस इस स्पीड टेस्ट के करेंगे जिसका नंबर आपके सामने है। आपको करना क्या है, जो भी स्पीड टेस्ट दे चुके हैं उनके पास पीडीएफ होगा और जिन्होंने नहीं दिया है तो महिंद्रास के एसटी पोर्टल पे जाके इस स्पीड टेस्ट को अटेंड जरूर करेंगे, ठीक है। सो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहां से, ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चंस मैं सारे के सारे सॉल्व करा दे रहा हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं? शुरू करें आज का ये धमाकेदार सा सेशन, यस और नो? चल तो शुरुआत कर देते हैं फर्स्ट सेक्शन के साथ। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो है रीअरेंजमेंट पे बेस, ठीक है। आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं ए बी सी डी और आपको क्या करना है, इसे अरेंज करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है, जिसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। अब एक बार आप देखिए अपने अकॉर्डिंग क्या हो सकता है इसका आंसर। इसके लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम, ठीक है। पहले आप करिए फिर मैं करता हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पीड में देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। वेरी स्पीड में देखो और उड़ा दो। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। चलो अच्छा, अब यहां से अगर हम देखें, बिल्कुल प्यार से समझना, बिल्कुल प्यार से समझना। अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें इन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, तो अब हमें क्या समझ आ रहा है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होने वाला है। आईबीएन अल हैथम की बात हो रही है, रोट अ बुक, कोई चांस नहीं है। हाउएवर यहां से भी शुरू नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स टुक प्लेस साइमल्टेनियसली विद द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मतलब एंशिएंट पीरियड में क्या हुआ, देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कहीं ना कहीं। एंशिएंट पीरियड में क्या हुआ कि फिजिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ वो साइमल्टेनियसली, मतलब साथ 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 एक साथ, कुछ ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं वर्ड को, विद द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ ही साथ फिजिक्स का भी डेवलपमेंट हुआ। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। मतलब हमें सी से स्टार्ट करना है और अगर हमें सी से स्टार्ट करना है तो हमारा आंसर हमारे सामने है। बी पार्ट हमारा आंसर जाएगा, मतलब मेहनत खत्म हो गई यहीं पे, इससे ज्यादा और कुछ करना नहीं था। अब अरेंज करके हम लोग एक बार देख लेंगे, रिलेट करके देख लेंगे, लेकिन मेहनत यहीं तक थी हमारी बस मेजर, ठीक है। अब सी के बाद बी के ऊपर हम चले गए। हाउएवर ड्यूरिंग द medieval period the notable work of an Arab writer and scientist Ibn al-Haytham revolutionized the concept of physics। अब ये अरब साइंटिस्ट हैं जिनकी यहाँ पे बात हो रही है, जिन्होंने कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन ला दिया कहीं ना कहीं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में, कुछ ऐसा कहना चाहता है। अब सी के बाद बी पे गए, उसके बाद एक ही और हम बढ़ गए। आईबीएन
Hatham wrote a book in 7 volumes, namely Kitab al-Manazir, also known as the Book of Optics. आगे बढ़ जाते हैं, एक के बाद हम डी की ओर चले गए. In this book, Ibn al-Haytham disproved the ancient Greek concept of vision and introduced a new theory. तो अगर हम बेसिकली स्ट्रक्चर देखने में बड़ा जरूर लग रहा है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, लेकिन आसान है. पहले स्टेटमेंट को हमने आसानी से जब पकड़ लिया तो हमने ऑप्शन से आसानी से एलिमिनेट भी कर लिया और हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नहीं होगा, आंसर हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला है. चल आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन अगेन रीअरेंजमेंट का ही और छोटू सा क्वेश्चन है, एक बार देखिए और अपने अकॉर्डिंग पिक करिए अपना आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. वेरी गुड. वेरी गुड. स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर. सभी टिक के बैटिंग करनी है. Okay. The time is about to complete and here time up. So अब यहां से अगर हम देखें, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा वर्ड है पाउंस्ड. पाउंस्ड मीन्स होता है झपटना, झपट लेना, झपटना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं पाउंस्ड को. अब देखिए स्ट्रक्चर को देखते हैं एक बार. इट्स माइन आई साइट फर्स्ट क्लेम्ड वन कैट, मतलब ये रिलेटेड क्लॉज है. सडनली दे स्पॉटेड अ loaf ऑफ ब्रेड laying beneath a tree. इसका भी कोई चांस नहीं है. वंस अपॉन अ टाइम टू कैट्स वर पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट. अब बिल्कुल सही है आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लॉज आपका सी पार्ट ही जाने वाला है. और अगेन हमारा आंसर आ चुका है. अगर सी पार्ट आंसर जाएगा तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया फोर्थ पार्ट, और कोई होने का चांस ही नहीं है, और कोई सी से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है. ठीक है, सो बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और ज्यादा मेहनत करनी नहीं है. यहाँ पे आंसर आ चुका है. अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो 5 सेकंड का क्वेश्चन था, हो गया 5 सेकंड में हो गया. बस स्ट्रक्चर को देखा, पहला कौन सा होगा, कहानी खत्म. एक बार अरेंज करके देख लेना है, वो जरूरी पार्ट है. लेकिन यहां तक हम अपना काम पूरा कर चुके हैं. सी के बाद बी को रिलेट कर दिया हमने. सो सडनली दे स्पॉटेड अ लोफ ऑफ ब्रेड लेइंग beneath अ ट्री, मतलब अचानक से उन कैट्स ने देखा क्या कि एक रोटी जो थी वो पड़ी हुई थी ट्री के नीचे. रोटी का टुकड़ा जो था वो पड़ा हुआ था. अब फर्स्ट ये गया, सेकंड ये गया बी वाला, थर्ड डी वाला गया. बोथ पाउंस्ड अपॉन इट एंड कॉट द लोफ एट द सेम टाइम. अब देखिए दोनों झपटी लोफ के ऊपर और कॉट द लोफ एट द सेम टाइम. दोनों का ही, जैसे कहते हैं ना, जैसे मैंने भी हाथ रखा, आपने भी रखा, और दोनों ने हाथ रख दिया फोन के ऊपर कि नहीं ये मेरा है. दूसरे ने कहा नहीं ये मेरा है, मुझे मिला है. समझ गया ना. तो दोनों को सेम टाइम पे ही ब्रेड या रोटी मिली. अब फोर्थ वाला, लास्ट वाला हमारा सीधे सीधे चला गया. इट्स माइन आई सा इट फर्स्ट क्लेम्ड वन कैट. अब एक कैट ने कहीं ना कहीं क्लेम किया कि भाई मेरा है, इसे मैंने पहले देखा है. तो सीधी सी बात है, अब झगड़ा करेंगी आपस में, फिर एक मंकी आएगा वहां पे, वो कहानी तो सुनी होगी, फिर वो बंटवारा करना शुरू करेगा और बंटवारे के नाम पे खुद ही पूरी रोटी खा के भाग जाएगा. ठीक है, तो वही कहानी है ये कहीं ना कहीं. चल आगे बढ़ जाते हैं हम लोग. सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इन केस देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट. अब देखिए ये जो अंडरलाइंड पार्ट है, हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये पार्ट जो है आपको, इसको आपको रिप्लेस करना है.
किससे कर सकते हो? फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हैव के साथ तो V3 ही आएगा, हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब देखो हैरी और मैगन ने ये डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया हैरी और मैगन ने? कि वो वर्क करेंगे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे, कुछ ऐसा। तो अगर हम हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकेम, बिकेम होगा नहीं क्योंकि टू के बाद वर्क आ रहा है, तो आगे भी V1 ही हमें मिलेगा, बिकम ही मिलेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला हैव डिसाइड, हैव के साथ सिर्फ डिसाइड नहीं आएगा, डिसाइडेड आना चाहिए। हैज, अब दो पर्सन हैं तो हैज भी नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारा, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट। आंसर हमारा जाएगा थर्ड पार्ट। ये स्ट्रक्चर सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस देयर इज नो इंप्रूवमेंट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। अब फिर से आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको मिल रहा है। अब इस पार्ट को आपको इंप्रूव करना है, किस पार्ट से इंप्रूव कर सकते हैं ये बताइए, और अगर आपको लग रहा है कि ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नो इंप्रूवमेंट आपका आंसर चला जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। ओके, आई हैड नो इंफॉर्मेशन। देखो इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इंफॉर्मेशन हम यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, इंफॉर्मेशन हम बोल ही नहीं सकते, आप पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं अगर कई इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन का प्लूरल कभी इंफॉर्मेशंस नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो अब यहां से अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन गलत है, इंफॉर्मेशंस गलत है, तो नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, क्योंकि सब में इंफॉर्मेशन ही है। एक ही ऑप्शन बचा, no information about, I had no information about the bank strike, so I went there yesterday। तो अब यहां पे अगर हम देखें, यहां पे अगर हम देखें तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या जाने वाला है? हमारा एक्चुअल आंसर फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। और सो जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन दिस गिवन सेंटेंस। आपको क्या करना है कि जो भी अंडरलाइंड इडियम है आपके सामने लिखा हुआ, बिहाइंड द सीन्स लिखा हुआ है आपके सामने इडियम, आपको क्या करना है? इसका मीनिंग बताना है क्या होगा। अ लॉट ऑफ वर्क हैज गॉन on behind the scenes for the special event which is being planned next week। behind the scene, एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। ओके, अच्छा अगर हम बिहाइंड द सीन्स की बात करें तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं, बिहाइंड द सीन मतलब अननोन टू एवरीवन। बिहाइंड द सीन्स को अगर हम रिलेट करें तो सीधे सीधे अननोन टू
एवरीवन मतलब कुछ भी ऐसा जो लोगों की जानकारी में नहीं है, ठीक है। सो उसको हम रिलेट कर सकते हैं बिहाइंड द सीन्स से। फॉर स्प्रेडिंग द न्यूज कोई चांस नहीं है, इन द थिएटर कोई चांस नहीं है, टू कंप्लीट द अरेंजमेंट्स भी कोई चांस नहीं है। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट वुड बी दी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम हैट्स ऑफ टू समवन। हैट्स ऑफ टू समवन ये आपका इडियम है, आपको ये बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। एक बार देखो, एक बार देखो और पिक कर दो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Give hats to announce a prize for make new hats for congratulations to। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। सो फटाफट पिक करो, हलवा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अच्छा, अगर हम रिलेट करें हैट्स ऑफ टू समवन मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशंस टू समवन, कुछ ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं आसानी से। आंसर आपका फोर्थ पार्ट जाने वाला है। ऑफ कोर्स फोर्थ पार्ट वुड बी दी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक एक फिल करना है और सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है ये बताना है आपको। Several environmentalists from the city conducted a meet to discuss issues related to pollution level created by the growing number of pharmaceutical companies। अब एक बार देखिए, rise in, rising from और raising from क्या हो, raising of क्या होना चाहिए हमारा आंसर। फटाफट देखो और पिक करो। वेरी गुड, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से रिलेट कर सकते हो। हम बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, ही रेज्ड हिज हैंड। राइज मीन्स उठना, रेज मीन्स उठाना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे तो राइज का ही यूज करेंगे ना कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बढ़ी है उस वजह से जो राइज किया है पोल्यूशन का लेवल, उसकी ही बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जाने वाला है दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। बी पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाएगा। तो जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब रेज इन, राइजिंग फ्रॉम, रेजिंग ऑफ ये सब गलत हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब आपको सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है जो इस फिल इन द ब्लैंक को फिल कर दे। तो अब यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी enthusiasts and sky gazers will be able to watch 6 eclipses in 2020, but only 3 of them are expected to be dash in India। अब यहाँ पे exposed, evident, revealed और visible। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। एक बार देखो और पिक कर दो अपना आंसर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। वेरी गुड, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, वैसे आसानी से रिलेट कर सकते हो। ओके, सो अब अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमी enthusiasts and sky gazers will be able to watch 6 eclipses in 2020, but only 3 of them are expected to be visible in India। एक्सपेक्टेड टू बी विजिबल इन इंडिया, कुछ ऐसा जाएगा स्ट्रक्चर। मीन्स हमारा आंसर फोर्थ पार्ट जाने वाला है, डी पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है। अब
एक्सपोज करना, एविडेंट मतलब स्पष्ट होता है, रिवील उजागर करना, ये सब गलत हो जाएगा। आंसर हमारा फोर्थ पार्ट जाएगा। चल आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखो आपको क्या बताना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ना आपका, ये जो सेंटेंस है आपका, इसका आपको डायरेक्ट फॉर्म बताना है। द डॉक्टर एडवाइज्ड जया टू पुट द आई ड्रॉप्स इनटू हर आईज 4 times a day from the next day। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको डायरेक्ट बताना है क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच क्या होगा। वेरी गुड। चलो अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब से देखें तभी आप आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर एडवाइज्ड लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब तो ये या फिर सेड टू होता, उसको हम एडवाइज्ड में बदलते, ठीक है। लेकिन अगर एडवाइज में कन्वर्टेड है तो वो एडवाइज्ड ही रहेगा ना, हैड एडवाइज्ड तो होगा नहीं। एडवाइजेज प्रेजेंट बना नहीं दोगे उसको। फिर द डॉक्टर एडवाइज्ड जया, इसमें एडवाइज्ड मिल रहा है हमें फोर्थ वाले में, और बी वाले में भी हमें द डॉक्टर एडवाइज्ड जया, दो जगह हमें एडवाइज्ड का यूज मिल रहा है। अब आगे देख लो, फ्रॉम टुमारो पुट दी आई ड्रॉप्स इनटू हर आईज। देखो यहां पे डॉक्टर अगर डायरेक्ट स्पीच में बोलेगा तो योर आईज बोलेगा ना, इनडायरेक्ट स्पीच में जब बताएंगे तो वो हर आईज हो जाएगा जया के अकॉर्डिंग। तो यहां पे हर आईज लिखा हुआ है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, और एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है जो करेक्ट हो सकता है, दैट इज व्हाट, सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन हमारा 100% करेक्ट होने वाला है। तो जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 100% सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस लिखा है ना, आपको बताना है इसका पैसिव फॉर्म कौन सा है। द सब कमिटी इज प्रेजेंटिंग इट्स रिपोर्ट इन अ वीक्स टाइम। अब यहां पे इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा ये आपको बताना है। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हलवा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। 10 सेकेंड्स मोर। स्पीड में पिक करो आंसर सभी। ओके अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, द सब कमिटी इज प्रेजेंटिंग इट्स रिपोर्ट इन अ वीक्स टाइम, इज प्रेजेंटिंग, तो अब पैसिव में जब जाएंगे तो बीइंग का यूज करेंगे प्लस V3 का यूज करेंगे। बीइंग प्लस V3, भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से समझना, जब एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है। लेकिन यही स्ट्रक्चर जब पैसिव में जाता है तो हम इज एम आर के साथ बीइंग का यूज करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इज एम आर के साथ बीइंग का यूज करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जाता है। अब यहाँ पे बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ मिल रहा है? यहां मिल रहा है बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज बीन का यूज यहाँ पे हुआ है, गलत है। यहाँ पे इज प्रेजेंटिंग लिखा हुआ है, ये भी पैसिव नहीं हो सकता, गलत है। यहाँ पे हैड बीन लिखा हुआ है, ये भी पैसिव नहीं हो सकता, गलत है।
एक ही ऑप्शन हमारा हो सकता है, दैट इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है, बी पार्ट। तो द रिपोर्ट ऑफ द सब कमिटी इज बीइंग प्रेजेंटेड इन अ वीक्स टाइम। आंसर हमारा सेकेंड पार्ट जाएगा, और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको वो सेगमेंट बताना है जिस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, और ये ऑप्शंस जो है इनके अकॉर्डिंग बताना है। देखो ऑप्शन ज्यादातर क्या होता है, जैसे यहाँ पे जम्बल्ड फॉर्म में ऑप्शंस लिखे हुए हैं ब्रेक करके, आपको वो पार्ट बताना है जिसमें प्रॉब्लम है। जैसे आपने इस स्टेटमेंट को देखा, डिड यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डजेंट लाइक इट। अब इसमें आपको जिस पार्ट में भी प्रॉब्लम लग रही है, आपको बस वही पार्ट अपना पिक करना है, वो पार्ट जहां भी मिल रहा है वही आपका आंसर है। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। देखो डिड से शुरू किया, कैन का यूज भी कर लिया, फिर डज नॉट लाइक इट भी कर दिया। मतलब क्या ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में प्रेजेंट में है, तो डिड यू नो नहीं बल्कि डू यू नो जाएगा। डिड यू नो नहीं बल्कि डू यू नो जाएगा, और डिड का यूज जिस पार्ट में हुआ है ना, वही हमारा आंसर है। बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, डू यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डजेंट लाइक इट, ऐसा कुछ जाएगा स्ट्रक्चर। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है किस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। They had to wait for the luggage to be put into the cab before they themselves got into it। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, सबका सिक्सर लगने वाला है, मुझे फील हो रहा है ऐसा। स्पीड में पिक कर दो आंसर। वेरी ठीक है। अगर मैं बात करता हूं लगेज की, तो समझना है कि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर मैं लगेज की बात करूंगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें एस भी नहीं लगेगा। दे हैड टू वेट फॉर द लगेज, ना कि लगेज। लगेज एंड बैगेज, तो लगेज बैगेज ये सब अनकाउंटेबल यूनिट्स। इंफॉर्मेशन फर्नीचर, ऐसा लगा कि इनका प्लूरल नहीं बनता, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पे जिस पार्ट में आपको लगेज मिल रहा है ना, बस वही बीमारी छुपी हुई है आपकी। आंसर आपका 100% सेकेंड पार्ट जाने वाला, और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं उनका सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। आपको बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, मतलब इस लाइन के लिए एक वर्ड क्या हो सकता है। A large natural or artificial lake used as a source of water supply। एक नेचुरल या आर्टिफिशियल लेक जिसका यूज करते हैं एक सोर्स की तरह वाटर सप्लाई के लिए, तो रिजर्वियर हो गया, पूल हो गया, क्रीक हो गया या पॉन्ड हो गया। फटाफट देखो क्या होगा हमारा आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, डोंट वरी, सारे ऑप्शंस का।
स्पीड में देखो और जो भी लग रहा है पिक कर दो आंसर। आंसर सभी को करना है, भले ही गलत करो, इट डजेंट मैटर आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, करना जरूरी है। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, आप सही करते हो, सपोज आपने आंसर सही किया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और गलत करते हो तो आपका फोकस बढ़ता है कि अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम था, तो आप फोकस ज्यादा करते हो उस ऑप्शन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं गलत और सही करना दोनों ही आपके लिए फायदेमंद ही होता है। A large natural or artificial lake used as a source of water supply, reservoir would be the correct answer। reservoir को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है जलाशय, और अगर मैं बात करूं पूल की तो नॉर्मल वर्ड है पॉन्ड, तालाब से रिलेट कर जाएगा। क्रीक, क्रीक मतलब होता है सकरी खाड़ी। सकरी खाड़ी समझ रहे हो ना, संकरी खाड़ी, सकरी खाड़ी, संकरी खाड़ी समझ रहे हो, लाइक कहीं पे खाड़ी है बहुत ही पतली सी, उसको हम रिलेट कर सकते हैं क्रीक से। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी ए पार्ट, और जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। क्लोज फिटिंग कवर ऑफ अ स्वॉर्ड और नाइफ, नाइफ या स्वॉर्ड का जो कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, जिसे हम म्यान भी बोलते हैं, ठीक है। तो म्यान को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, शील्ड, स्क्रीन, शिथ और गॉर्ड। कॉमन से वर्ड्स हैं, एक ही ऐसा है जो हो सकता है, जैसे सभी में एक ही ऐसा होता है। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। शिथ, सी पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाएगा, जिसका मतलब होता है म्यान। तलवार का जो म्यान होता है उसको हम शत से रिलेट कर सकते हैं। अब शील्ड जो साथ में रहती है, शील्ड सामने वाले के तलवार के साथ शील्ड रहती है अपने बचाव के लिए, वो शील्ड हो गई अपने आप में। स्क्रीन कॉमन वर्ड है, गार्ड, संरक्षित करना, सुरक्षा करना, गार्ड से हम रिलेट कर सकते हैं। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट। सिलेक्ट द रॉन्ग वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग, मतलब कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। क्वांटिटी, आर्ग्यूमेंट, क्वेरल और आयल। इसे आयल बोलते हैं, इसलिए लिखा हुआ है लेकिन आयल बोला जाता है इसे। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। काफी कॉमन सा वर्ड है अगर हम ध्यान से देखें तो। क्वेरल का स्पेलिंग गलत है, डबल एल नहीं होगा, QUARREL। आयल सही है, तो आयल को हम एक पतले रास्ते से रिलेट कर सकते हैं आयल को। या फिर बसेस आपने देखी है ना, बस पे आप बैठे होंगे, ये बस है और इसके अंदर ये सीट्स हैं, इधर इधर सीट्स हैं अलग अलग तरह की, ठीक है, अलग अलग सीट्स हैं, और बीच में जो ये रास्ता है ना, इसको भी हम आयल से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। चल आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, एक्सटेम्पोर, एक्सपेडिशन, एक्सपेरिमेंट और एक्सटिंक्ट। एक बार देखो कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। कौन सा स्पेलिंग इसमें से रॉन्ग है, स्पीड में देखो और उड़ा दो। वेरी गुड। बेसिकली एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी का। एक्सटेम्पोर को अगर हम रिलेट करें
तो बिना तैयारी का ही जाता है। और अगर बात करूं यहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग की, तो वो है एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का स्पेलिंग कुछ ऐसा जाएगा, EXPEDITION, और इसका मतलब होता है अभियान। अभियान। एक्सपीडिशन मतलब ये स्पेलिंग आपका रॉन्ग है, करेक्ट स्पेलिंग ये होने वाला है और आंसर भी यही जाने वाला है। एक्सटेम्पोर मतलब जो भी बिना तैयारी का कोई स्पीच हो सकता है, एक्सटेम्पोर, या कुछ भी कंडीशन जो बिना तैयारी के, उसको हम एक्सटेम्पोर से रिलेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कॉमन वर्ड है और सही भी है। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होने से हम रिलेट कर सकते हैं एक्सटिंक्ट को। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट, एक्सपीडिशन। मतलब सेकेंड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब्रिविएट, अब्रिविएट वर्ड का एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट वर्ड क्या होगा, ये आपको बताना है। अपोज, चैलेंज, डिस्प्यूट और एक्सपेंड। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर, हलवा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। देखो, अब्रिविएट का मतलब एक्चुअल में होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। तो एक्सपेंड मतलब बढ़ाना हो गया, अपोजिट तो यही होगा ना। अब अपोज, चैलेंज, डिस्प्यूट मतलब झगड़े से रिलेट करेगा, विवाद से रिलेट करेगा डिस्प्यूट। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपका 100% करेक्ट जाएगा आंसर। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक, कॉमन, व्यापक, फैला हुआ, कुछ ऐसे। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, एक्सटेंसिव का एंटोनिम पूछा जा रहा है आपसे। स्पीड में देखिए और पिक करिए। देखो, एक्सटेंसिव का मतलब व्यापक, कॉमन, फैला हुआ, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। और अगर मैं इसी के अपोजिट वर्ड की बात करूं दैट इज इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब गहन हो गया, गहन हो गया, तीव्र भी होता है इंटेंसिव का मीनिंग। मतलब सीधे सीधे एक्सटेंसिव का अपोजिट जो चला जाएगा वो चला जाएगा हमारा वर्ड इंटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव का अपोजिट वर्ड चला जाएगा इंटेंसिव। और अब लेंदी, जो बड़ा है, लेंदी है। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट को अगर हम रिलेट करें तो इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल या पेचीदा, कुछ ऐसे आप इंट्रिकेट को रिलेट कर सकते हैं। इलेबोरेट मतलब बढ़ाना किसी चीज को। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। एल्यूरिंग, कुछ भी ऐसा जो एल्यूरिंग है उसका आपको सिनोनिम बताना है क्या होगा। अब सिमिलर वर्ड बताना है आपको एल्यूरिंग का। डिसीटफुल हो सकता है, डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, चीटिंग हो सकता है और अट्रैक्टिव हो सकता है। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। ओके, एल्यूरिंग मतलब होता है आकर्षक या प्रलोभक, मतलब कुछ भी ऐसा जिसको देख के हम आकर्षित हो रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं उसकी ओर। तो अट्रैक्टिव से हम एल्यूरिंग को सीधे सीधे सिनोनिम को रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अदर वर्ड्स की बात करूं लाइक डिसीटफुल, डिसीटफुल मीन्स कपटी होता है, कपटी मतलब जो अंदर से नेगेटिविटी रखता है। डिस्ट्रैक्ट करना मतलब एक टाइप से ध्यान भंग करना। चीटिंग, तो ये कॉमन ही वर्ड हो गया, किसी को धोखा देना, चीट करना। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला पॉजिटिव वर्ड ही है एल्यूरिंग, प्रलोभक से रिलेट कर सकते हैं, प्रलोभन से भी। एल्योर मतलब प्रलोभित करना, आकर्षित करना, कुछ ऐसे। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फोर्थ पार्ट, डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। ट्रस्ट, ट्रस्ट का आपको सिनोनिम बताना और कॉमन वर्ड है बिल्कुल। सेफ्टी, वेलफेयर, बिलीफ और एबिलिटी, क्या होगा ट्रस्ट का सिनोनिम? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। ट्रस्ट का सिनोनिम क्या होने वाला है? स्पीड में उड़ा दो। सो ट्रस्ट का सिनोनिम सीधे सीधे बिलीफ होने वाला है, क्योंकि सेफ्टी, वेलफेयर, एबिलिटी ये सब तो गलत हो जाएंगे ना, कॉमन से वर्ड्स हैं। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सी पार्ट, थर्ड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर जाएगा। नाउ आपके पास में एक क्लोज टेस्ट का पैसेज, आपको क्या करना है, इसमें पर्टिकुलर फिलर फिल करना है, जो भी आपको लग रहा है फिल करेंगे। एक बार पैसेज को समझ लेंगे और उसके बाद में आंसर्स करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन महाराष्ट्र, द एलोरा केव, डेट बैक डैश about 1500 years ago and that's the epitome of Indian rock cut architecture। मतलब जो एलोरा केव्स हैं उनकी बात हो रही है, जो 15 years ago की बात हो रही है, पहले जो बनी थी। और रॉक कट जो आर्किटेक्चर है हमारे इंडिया का, वो कहीं ना कहीं उसका एपिटोम है, मतलब एग्जाम्पल है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। डैश 34 केव्स आर एक्चुअली बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन रिलीजन मॉन्यूमेंट्स डैश इन द रॉक। अब यहाँ पे बुद्धिज्म, हिंदू, जैन, अलग अलग रिलीजन की 34 कहीं ना कहीं केव्स मौजूद हैं। दे वर गिवन द डैश ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983, मतलब कहीं ना कहीं इन्हें स्टेटस मिल रखा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। कब? 1983 में। क्रिएटेड बिटवीन the 6th and 10th century, 12 Buddhist, 17th Hindu and 5 Jain caves carved in proximity at Ellora are proof of the religious harmony prevalent during this period of Indian history। अब जो ये जो केव्स बनी थी 16 to 10th सेंचुरी के टाइम पे, इसमें 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं, 17 हिंदू, 5 जो केव्स हैं वो कहीं ना कहीं जैनिज्म से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड केव्स हैं। ये कहीं ना कहीं रिलीजियस हार्मनी को बताती हैं कि मतलब उस टाइम पे लोग कितना मिलजुल के आपस में रहते थे। एक साथ ही ये सारी 34 केव्स फ्रेम हुई हैं, बनी हैं, और कहीं ना कहीं सबका आपस में कोऑर्डिनेशन रहा होगा, तभी ये काम आसानी से हो पाया। आसानी से मतलब हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया। आजकल तो एक रिलीजन का अगर एक जगह पे कुछ है तो दूसरे रिलीजन का अगर वहीं पे कुछ रहता है तो झगड़े होने लगते हैं, मतलब छोटी मोटी बिल्डिंग्स की बात अगर हम करें। और यहाँ पे तो ये केव्स में ही फ्रेम किए गए डिजाइन्स कहीं ना कहीं, तो ये कहीं ना कहीं रिलीजियस हार्मनी की बात हो रही है यहाँ पे, जो प्रेवलेंट थी इंडियन हिस्ट्री में। फर्स्ट फिलर के लिए, मतलब ए वाले फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है? ए वाले फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है? फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। ओके, डेट बैक के साथ में जो आपको मिलेगा दैट इज 2, डेट बैक 2 अबाउट 1500 ईयर्स अगो, कुछ ऐसा। तो जो भी थर्ड ऑप्शन के लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। डेट बैक, एट, फॉर और इन, ये सब फ्रेज को गलत कर देंगे। सेकेंड फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होगा? बी वाले पार्ट के लिए अबाउट 1500 ईयर्स अगो एंड डैश एंड इज बी वर आर, क्या होना चाहिए आंसर? द
एपिटोम ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। एपिटोम मतलब मैंने क्या बोला, बेस्ट एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हैं, उदाहरण से आप रिलेट कर सकते हैं, प्रतीक से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। ओके, अल्टीमेटली अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो वो है क्या, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सब्जेक्ट क्या है, एलोरा केव्स की बात हो रही है, तो इनके लिए हम सीधे सीधे आर का यूज कर देंगे। आर का यूज कर देंगे मतलब हमारा डी पार्ट चला जाएगा बी वाले ऑप्शन के लिए। आर द एपिटोम ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, कुछ ऐसा। डैश 34 केव्स आर एक्चुअली बुद्धिस्ट। अब यहाँ पे जो थर्ड वाला पिलर है आपका, डैश 34 केव्स आर एक्चुअली बुद्धिस्ट, मैनी, द, एन और फ्यू। क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर, मतलब थर्ड फिलर के लिए सी वाले ऑप्शन के लिए आप क्या फिल करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए मैनी, द, एन और फ्यू। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर, हलवा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड, आसान सा क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर हम देखें, मैनी तो लगा नहीं सकते हम, मैनी 34 केव्स, एन 34 केव्स, फ्यू 34 केव्स। दी 34 केव्स आर एक्चुअली बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रिलीजन मॉन्यूमेंट्स। तो यहाँ पे द का यूज कर देंगे डेफिनेट बनाने के लिए, बाकी कुछ आ ही नहीं सकता अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। चल, फोर्थ फिलर मतलब डी वाले फिलर के लिए आपका आंसर क्या होने वाला है, डैश इन रॉक, इन दी रॉक, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स डैश इन दी रॉक। अब डैश की जगह पे क्या होगा, कर्व्ड, क्रिएटेड, इरेक्टेड और कंस्ट्रक्टेड। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी, ओके, एक्चुअल आंसर यहाँ के लिए जो हमारा जाने वाला है, देखो ध्यान से समझना है इस बात को बहुत अच्छे से, कि अगर मैं कर्व की बात करूं, कर्व झुका हुआ, क्रिएट अलग से बनाना, इरेक्ट को अगर हम रिलेट करें तो इरेक्ट का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज है ना, जैसे कोई रॉक है उसको कट करके उसी में ढाल देना, उस चीज में परिवर्तित कर देना, वैसे हम निर्माण करने के सेंस में इरेक्टेड का यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टेड का भी कोई चांस नहीं है, आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है 100%, सी पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, सेलेक्ट द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब ई वाला मतलब लास्ट वाला जो फिलर है ये आपको फिल करना है, किससे फिल कर सकते हैं, देवर गिवन दी डैश ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983, डैश ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, रोल, सैम्बल, स्टेटस और फंक्शन। क्या होना चाहिए हमारा आंसर, फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, स्पीड में पिक कर दो आंसर। सो दे वर गिवन दी, अब सैम्बल, रोल और फंक्शन ये गलत हो जाएगा, एक्चुअल आंसर हमारा जाएगा सी पार्ट, स्टेटस। दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट
कुछ ऐसा इन 1983, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। तो आई होप सभी को आसानी से समझ आ गया होगा कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से जान रहा है और हम इस स्ट्रक्चर को कैसे रिलेट करने वाले हैं। तो आज का पेपर डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के सेशन में हमने जो डिस्कस किया, एसटी जो हमारी थी 28B पे हम लोग बात कर रहे थे, और 28B जो हमारी एसटी थी इसमें हम लोगों ने क्या बात की, 28B में हम लोगों ने बात कर लिया क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने अभी डिस्कशन कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.